विद्यार्थियों, कल एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत हम राज्यों के वर्गीकरण विषय पर चर्चा कर रहे थे। इसी विषय को या इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए राज्यों के वर्गीकरण के विभिन्न जो स्वरूप है या राज्यों के वर्गीकरण जो किया गया है उसमें उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। और अगला हमारा जो राज्य का रूप है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है तटस्थीकृत राज्य। कल जैसा कि हमने स्वतंत्र राज्य क्या है, परतंत्र राज्य, सह राज्य और इसके अतिरिक्त जैसे संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति किसे कहते हैं, वशवर्ती प्रदेश क्या है, संरक्षित राज्य क्या है, इन सब के बारे में चर्चा की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तटस्थीकृत राज्य किसे कहते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तटस्थीकृत राज्य वे हैं जिनकी स्वाधीनता तथा राजनीतिक और प्रादेशिक अखंडता को स्थायी प्रकार से विद्यमान रखने की गारंटी एक सामूहिक समझौते द्वारा महाशक्तियों द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रकार की गारंटी लेने वाला देश इस बात को स्वीकार करता है कि आत्मरक्षा के अतिरिक्त वह किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा और न वह ऐसी मित्रतापूर्वक संधियों में भाग लेगा जिससे उसके निष्पक्षता की स्वीकृति पर कोई आघात होता हो या उसे किसी देश के साथ युद्ध करना पड़े। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम तटस्थीकृत राज्य है। स्विट्जरलैंड को 1815 में तथा ऑस्ट्रिया को 1955 में तटस्थीकृत राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस के सैनिक आधिपत्य के अधीन आया। ऑस्ट्रिया की संसद ने 26 अक्टूबर 1955 को एक अधिनियम पारित कर देश के लिए तटस्थीकृत स्थिति का प्रावधान किया। स्वघोषित तटस्थता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस के साथ उसके पूर्व अनुबंधों के अनुसार थी। मई 1981 में माल्टा गणतंत्र की सरकार ने अपनी तटस्थीकृत स्थिति की भी घोषणा की। अब चूंकि ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड तटस्थीकृत राज्य थे अतः लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य भी नहीं बने। 1955 में ऑस्ट्रिया संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होने के कारण उसकी स्थिति को कठोर अर्थ में तटस्थीकृत राज्य को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे उस सामूहिक कार्रवाई में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है जो सुरक्षा परिषद के अध्याय 7 के अधीन होती है। सितंबर 2002 में स्विट्जरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना स्वीकार किया और 3 मार्च 2002 को इस प्रयोजन से कराए गए जनमत संग्रह में स्विस जनता ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण करने के पक्ष में मतदान कर इस दिशा में प्रभावी पहल भी की थी। तो इस तरह से जनमत संग्रह में 54.61% मत संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के पक्ष में पड़े और 45.4% मत सदस्यता के विरोध में पड़े। तो स्विट्जरलैंड में देश के 23 कैंटन वहाँ राज्यों को कहा जाता है, तो 23 कैंटन में से 12 कैंटन सदस्यता के पक्ष में रहे थे। स्टार्क ने सही कहा है कि एक तटस्थीकृत राज्य संयुक्त राष्ट्र का सदस्य हो सकता है क्योंकि चार्टर के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद ऐसे राज्य को सामूहिक कार्यवाही के मामलों में उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है। तो तटस्थीकरण और तटस्थता इन दोनों में भेद है, इनमें अंतर है, ये एक नहीं है, क्योंकि तटस्थीकरण स्थायी होता है। तटस्थता का पालन युद्ध की स्थिति में ही किया जाता है। तटस्थता अस्थायी है। 2 राज्यों के बीच जब युद्ध होता है तो कोई राज्य जब तक चाहे तटस्थ रह सकता है और जब चाहे इसका परित्याग करके युद्ध में सम्मिलित हो सकता है। तो इस तरह से तटस्थीकृत राज्य और तटस्थीकरण क्या है इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद एक और हम चर्चा करेंगे कि कुछ
अणु राज्य भी होते हैं। अणु राज्य किसे कहते हैं? अणु राज्य यानी दुनिया में कुछ राज्य क्षेत्रफल, जनसंख्या और आर्थिक साधन की दृष्टि से बहुत ही छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। 12 अगस्त 1974 को सुरक्षा परिषद ने गिनी बिसाऊ तथा 12 सितंबर 1975 को कोमोरोस को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया। कोमोरोस द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल 2235 वर्ग किलोमीटर तथा कुल जनसंख्या 3,25,000 है। तो ये अणु राज्य या लघु राज्य ये वो राज्य कहलाते हैं जो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से अत्यंत सूक्ष्म और छोटे होते हैं। ऐसे बहुत से राज्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून इन सभी छोटे बड़े राज्यों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा भी करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से लघु राज्य भी विश्व राजनीति में भाग लेने का अवसर पाते हैं। अतः लघु राज्य भी महासभा की मतदान प्रक्रिया में अन्य राज्यों के समान है। तो संयुक्त राज्य संघ के चार्टर के अंतर्गत प्रत्येक छोटे बड़े राज्यों को महासभा में एक मत प्राप्त होता है, यानी एक मत प्राप्त है। इसके अलावा जैसे राष्ट्रमंडल भी एक राज्यों का वर्गीकरण में एक श्रेणी मानी गई है। राष्ट्रमंडल आज उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे और जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ब्रिटेन के साथ लगभग बराबरी के संबंध स्थापित रखते हुए ब्रिटिश परंपरा से एक परिवार जैसा संबंध रखने का निश्चय किया है। वो राष्ट्रमंडल देश कहलाते हैं। आज राष्ट्रमंडल विविधताओं से परिपूर्ण एक संस्था है जिसमें विविध प्रजाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और संस्कृति के देश शामिल है। इसके सभी सदस्य, सभी राज्य राजनीतिक एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं हैं। इसके सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र है और समान है। इनमें ब्रिटिश ताज के प्रति किसी प्रकार की राजभक्ति होना आवश्यक नहीं है। यह एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना किसी चार्टर, संविधान या संधि के द्वारा नहीं हुई है तथा इसका अपना कोई लिखित संविधान भी नहीं है। ये राष्ट्रमंडल सदस्य कहलाते हैं। राष्ट्रमंडल जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता से स्वतंत्रता पाने के बाद एक संगठन में जो बंधे अपनी इच्छा से। अगला हम देखेंगे मैंडेट पद्धति। मैंडेट पद्धति क्या है? यह इस व्यवस्था का आरंभ प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित राष्ट्रों के कुछ क्षेत्र छीनकर विजेता राष्ट्रों को सौंपे गए। ये क्षेत्र सामान्यतः पिछड़े क्षेत्र थे। राष्ट्रसंघ की 22वीं धारा के अनुसार जर्मनी तथा टर्की के साम्राज्य के ये क्षेत्र राष्ट्रसंघ की देखरेख में विभिन्न राज्यों को सौंपे गए। विजेताओं के द्वारा इन क्षेत्रों का शासन प्रबंध होना था और इस शासन के लिए वह राष्ट्रसंघ के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये विजेता देश इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में नहीं मिला सकते थे। इन प्रशासनिक देशों का यह कर्तव्य था कि वे अपने साधनों, अनुभवों तथा योग्यता से इन क्षेत्रों को स्वशासन के योग्य बनाएं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को मैंडेट व्यवस्था कहा जाता है। एक है न्यास पद्धति। न्यास पद्धति यानी ट्रस्टीशिप सिस्टम। सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र का संघ का निर्माण हुआ। उसने मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को जन्म दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 77 में न्यास संबंधी व्यवस्थाएं दी गई हैं। यह व्यवस्था 3 प्रकार के क्षेत्रों पर लागू होती है। पहला, वह प्रदेश जहां 1939 से पूर्व मैंडेट व्यवस्था थी। दूसरा, विश्व युद्ध के पश्चात पराजित देशों से छीने प्रदेशों पर तथा ऐसे प्रदेशों पर यह पद्धति लागू हुई जो स्वेच्छापूर्वक न्यास पद्धति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपे गए। मैंडेट व्यवस्था में जो प्रदेश थे वे संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास पद्धति को सौंप दिए गए,
परंतु दक्षिण अफ्रीका ने अपने मैंडेट प्रदेश संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपने से इनकार कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका को हड़प जाना चाहता था। उसने 1946 में महासभा से यह निवेदन किया कि उसे दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को अपने राज्य में मिलाने की अनुमति दी जाए और यह तर्क रखा कि स्थानीय जनता इसके पक्ष में है। दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में जनमत संग्रह कराया था, परंतु महासभा ने इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसके मतानुसार दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के नागरिक ऐसे गंभीर प्रश्न पर कोई निर्णय कर सकने की स्थिति में नहीं थे। महासभा ने दक्षिण अफ्रीका से इस प्रदेश को न्यास व्यवस्था के अंतर्गत हस्तांतरित कर देने का अनुरोध किया, परंतु यह दक्षिण अफ्रीका को स्वीकार नहीं था। महासभा ने दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका की कानूनी स्थिति के विषय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शात्मक मत देने का अनुरोध भी किया था और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि एक चार्टर के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका को दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका को न्यास पद्धति के अंतर्गत हस्तांतरित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि राष्ट्र संघ के निरीक्षण संबंधी कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तांतरित हो गए हैं, अतः दक्षिण अफ्रीका का कर्तव्य है कि वह दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के संबंध में वार्षिक विवरण महासभा को भेजे, परंतु दक्षिण अफ्रीका ने इस मत की कोई परवाह नहीं की। तो इस तरह से न्यास पद्धति को स्वीकार किया गया। इसके उद्देश्य ये थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 76 में न्यास पद्धति के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक अवस्थाओं में सुधार कर इन प्रदेशों की जनता में स्वायत्त शासन करने की क्षमता उत्पन्न करना इसका उद्देश्य रहा है। उनमें मानव अधिकारों के प्रति सद्भावना पैदा करना तथा जाति, रंग, लिंग, भाषा एवं धर्म के भेदभाव को दूर कर प्रत्येक राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का विकास करना ही इसका उद्देश्य रहा है। एक और अगर हम देखें तो वह है ध्रुवीय केंद्र। भूमंडल के उत्तर धुरी पर आर्कटिक और दक्षिण धुरी पर अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये अपार खनिज संपदा और समुद्री संपदा समेटे हुए हैं। इस महाद्वीप का 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। दुनिया का सबसे विशाल कोयला क्षेत्र इसी दक्षिण ध्रुव प्रदेश में है। इस प्रदेश की धरती पर तो शायद ज़्यादा तेल और प्राकृतिक गैस नहीं है, मगर तटीय समुद्र में भारी परिमाण में तेल और प्राकृतिक गैस के अस्तित्व का पता चला है और उस पर सबकी आंखें भी लगी हुई है। ये स्वाभाविक सी बात है। ये क्षेत्र अधिकार रहित कहे जाते हैं, परंतु 20वीं शताब्दी में इन क्षेत्रों पर समीपस्थ राज्यों ने अनुसंधान, खोज, अधिग्रहण आदि के आधार पर राष्ट्रीय दावे भी किए हैं। उत्तरी क्षेत्र में रूस, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा ने प्रादेशिक क्षेत्र में आने वाले खंड पर दावा किया। दक्षिण क्षेत्र पर भी अनेक परस्पर विरोधी दावे हैं। कुछ देश जैसे ब्रिटेन है, चिली है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है आदि खोज के आधार पर अंटार्कटिका में प्रादेशिक दावे कर रहे हैं, परंतु इन दावों को कोई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसा अनुमान है कि एक जो संधि की गई है उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से एक विशेष स्थिति प्राप्त हुई है और ये वो देश हैं जो वास्तव में या महाद्वीप हैं जिनका अधिकांश भाग, जैसा कि मैंने बताया, बर्फ़ से ढका हुआ है और इन पर किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी एक जो संधि की गई सन 1959 में अंटार्कटिका के बारे में 12 राज्यों ने संधि की और ये कहा कि अंटार्कटिका प्रदेश का प्रयोग केवल शांतिमय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। वहाँ कोई राष्ट्र सैनिक अड्डे स्थापित नहीं करेगा, किसी प्रकार के शस्त्रों का परीक्षण भी नहीं किया जाए, वहाँ सभी देशों को वैज्ञानिक प्रयोगों की स्वतंत्रता हो, ऐसे इस संधि के अंतर्गत स्वीकार किया गया। तो आरंभ में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर करने वाले केवल 12 देश थे जिन्होंने अंटार्कटिका पर अपने स्थायी शोध केंद्र बना रखे थे।
1996 तक 41 राष्ट्र इसके सदस्य बन गए, जिनमें से 27 राष्ट्रों को इस संधि संगठन में पूर्ण मतदान का अधिकार है। भारत को अंटार्कटिका संधि प्रणाली में परामर्शदायी राष्ट्र का दर्जा मिल गया है और वह इस प्रणाली से संबद्ध विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों का सदस्य भी बन गया है। तो इस तरह से राज्य के विभिन्न श्रेणियों के बारे में हमने जाना और इसके बारे में इसका अध्ययन भी किया। और भी कई अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं जिनमें हम जैसे राज्याध्यक्ष के प्रतिनिधि, मंत्रिमंडल के सदस्य, सचिव, इन सब को हम ले सकते हैं। और भी ये एक बहुत ही विस्तृत विषय है जिसकी चर्चा हम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।